नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कोलन क्लासिफिकेशन के जो है 5 संस्करण थे उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर लास्ट में पढ़ा था 5th एडिशन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट एडिशन देख लिया था, सेकेंड देख लिया था, थर्ड देख लिया था, फोर्थ और फिफ्थ 5 जो एडिशन है उनके बारे में देख लिया था। जो फर्स्ट एडिशन था उसमें मिश्रित अंकन, फेज रिलेशन वगैरह जो भी हैं कि सभी पक्षों को कोलन चिन्ह से जोड़ा गया, इस कारण इसका नाम कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये सब देखा था। फिर सेकेंड एडिशन आता है, ठीक है, मूलभूत श्रेणी PLEST की अवधारणा दी गई, सभी को कोलन से जोड़ा गया। ठीक है, फिर आता है थर्ड एडिशन के अंदर प्रत्येक मुख्य मेन क्लास के लिए जो है फेसेट फॉर्मूला दी गई और सेकेंड एडिशन के अंदर डेल्टा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, थर्ड एडिशन के अंदर प्रत्येक मेन क्लास के लिए फेसेट फॉर्मूला दिया गया तथा हाइपन जो चिन्ह है डैश जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग किया गया। फिर फोर्थ एडिशन में है प्रत्येक मेन क्लास PMEST के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया। ठीक है, और चिन्हों के साथ साथ जो है आवर्तन और स्तर की अवधारणा दी गई, आवर्तन स्तर की अवधारणा दी गई फोर्थ एडिशन के अंदर। और फिर आता है फिफ्थ एडिशन के अंदर फेज रिलेशन है वगैरह। फोर्थ एडिशन में और भी कई काम हुए थे, आवर्तन स्तर है, ACI जो कॉमन आइसोलेट के 2 पार्ट के थे, एंटीरियर कॉमन आइसोलेट और पोस्टीरियर कॉमन आइसोलेट, वो किस फोर्थ एडिशन में। फिफ्थ एडिशन के अंदर जो लास्ट तक हमने पढ़ा था क्लास में फेज रिलेशन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था हमने? फेज रिलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखो फेज रिलेशन फिफ्थ एडिशन के अंदर कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो मैं बताता हूँ आज। देखो फिफ्थ एडिशन कौन सा संस्करण की बात करते हैं? 5वें संस्करण, पांचवा संस्करण है। 5वां संस्करण है वो कब आया था? देखो पहला 1933, 1939, फिर 1950, फिर 1952 और 1957। फिफ्थ एडिशन आया था 1957 में। ठीक है, इसके अंदर देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टार टिक करके ही आपको इसको रखना है। कोई भी बुक है इसमें कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसी चीज़ में आपके लिए लेकर आया हूँ आज। जो अपूपा पैटर्न, देखो ये अपूपा पैटर्न है, इसका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन कहता है। अपूपा पैटर्न का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, अपूपा पैटर्न का सर्वप्रथम प्रयोग रंगनाथन जी ने इसी 5 एडिशन के अंदर किया था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन देखो अपूपा पैटर्न के बारे में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। अभी 29 दिसंबर वाली जो एग्जाम थी उसमें आया था कि अपूपा पैटर्न है, वो अपूपा पैटर्न का संबंध किससे है? तो किससे है? वर्गीकरण से। ठीक है, लेकिन अब की बार ये पूछ सकता है, क्योंकि वो आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन अगली बार दोबारा आ जाएगा, आ सकता है, लेकिन फिर भी आप संभावना के तौर पर ध्यान रखो कि अपूपा पैटर्न का प्रयोग जो है कोलन क्लासिफिकेशन के 5th एडिशन के अंदर किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिक कर लेना आपको। अपूपा पैटर्न का प्रयोग है वो 5th एडिशन के अंतर्गत किया गया था। और जो इसका मतलब कि इसका नाम है, आपको पता होगा, जैसे मैंने पहले क्लास में पढ़ाया, एलियन है, पेन्यूम्ब्रल उम्ब्रल और पेन्यूम्ब्रल एलियन। ठीक है, इसका जो ये पूरा नाम है। अब बात करते हैं आज हम 6th एडिशन की। कौन से एडिशन की? जो 6th संस्करण है उसकी बात करते हैं। ठीक है, 6th संस्करण, देखो 6th संस्करण है वो कब आया था? ये आया था 1960। ठीक है, ये समर्पित किसको है? रंगनाथन ने इस जो 6th संस्करण है इसको समर्पित किसे किया है? इसे किया है एडवर्ड बी रोस। ठीक है, एडवर्ड बी रोस हैं जो रंगनाथन जी के कह रहे हैं गुरु रहे हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आ चुका है कि डॉक्टर ऐसा रंगनाथन जी के जीवन भर पसंदीदा गुरु कौन थे? एडवर्ड बी रोस थे। ये रंगनाथन जी को क्या पढ़ाते थे? ये गणित पढ़ाते थे। ठीक है, एक्चुअल में रंगनाथन जी को क्या है कि मैथ सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आता था और उनको मैथ के अंदर अच्छे विद्वान भी थे। मैथ के अंदर उन्होंने मतलब कि बहुत दिनों तक पढ़ाया भी है, जैसे मंगलोर जो गवर्नमेंट कॉलेज मंगलोर है, कोयम्बटूर है, मद्रास जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है, वहाँ सभी इन्होंने जो है मैथमेटिक्स के लेक्चरर व्याख्याता के रूप में कार्यरत रहे हैं ये। तो इसलिए जो रंगनाथन जी के गुरु हैं, जीवन पर पसंदीदा गुरु हैं, वो एडवर्ड बी रोस है। इन जो एडवर्ड बी रोस है, इनको रंगनाथन जी ने एक तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक है वो भी इन्हीं को समर्पित की है।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कौन सा सूत्र, मतलब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक तो एडवर्ड वी रोज को समर्पित है, तो उसका भी कौन सा सूत्र है जो एडवर्ड वी रोज को समर्पित है, तो वो है 5 लॉज का फर्स्ट जो प्रथम सूत्र है वो भी किसको समर्पित है, एडवर्ड वी रोज को। ठीक है, ध्यान रखना है। और रंगनाथन जी के जो पुस्तकालय विज्ञान के गुरु कौन रहे, WCB शेयर्स रहे। ठीक है, तो एडवर्ड वी रोज को ये जो छठा 86 एडिशन है वो भी किसको समर्पित है, एडवर्ड वी रोज को। ठीक है, इसके अंदर जो है काल पक्ष, एक तो काल पक्ष और एक अर्थ है स्थान पक्ष। काल पक्ष और स्थान पक्ष के दो स्तरों के बारे में बताए। काल पक्ष के स्तर बताए T1 और इसका बताया है T2। ठीक है, इसके हैं S1 और S2। ठीक है, मतलब देखो T1 के अंतर्गत तो कौन से आते हैं, T1 के अंतर्गत आते हैं जैसे मान लो सन वगैरह होती है ना, 559 759 मंथ ईयर जो है वो तो आता है T1 के अंतर्गत। और T2 के अंतर्गत आते हैं जैसे ऋतुएं नहीं होती क्या, जो पीरियड टाइम, जैसे ऋतुएं जैसे समर है, विंटर है, जो ऐसी जो ऋतुएं वगैरह होती हैं वो किस में आती है, T2 के अंदर आती है। फिर बात करते हैं स्थान पक्ष। तो स्थान पक्ष के दो स्तर बनाए उन्होंने, S1 और S2। ठीक है, S1 के अंदर तो आते हैं राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र का मतलब होता है जैसे एशिया, मतलब कि जो महाद्वीप हैं, देश हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो राजनीतिक क्षेत्र S1 के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे मान लो यूरोप है, एशिया, अफ्रीका जो ये हैं, और देशों के अंदर जैसे इंडिया है, ब्रिटेन है, या कोई राज्य भी आ सकता है, राजस्थान, MP वगैरह, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, S1 के। S2 के अंतर्गत क्या आते हैं, मतलब कि जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं जैसे महासागर है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कोई मतलब झील है, कोई झरना है, वो सभी स्थान पक्ष के S2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा षष्ठम संस्करण में दूसरा परिवर्तन किया गया था, एक तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इसको बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और एक प्लस का चिन्ह जो इसको बोलते हैं ऐड, मतलब कि सेकेंड एडिशन, वो 6 एडिशन के अंदर तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा और ऐड प्लस का जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है तीसरा है और रिक्तिकारी अंक विधि का प्रतिपादन। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है रिक्तिकारी अंक विधि का, कि रिक्तिकारी अंक विधि का है वो प्रतिपादन कौन से एडिशन के अंदर किया गया, तो रिक्तिकारी अंक विधि का जो प्रतिपादन है वो भी 6 एडिशन के अंतर्गत किया गया। और इसका एक तो क्वेश्चन एडिशन से पूछ सकता है कि कौन रिक्तिकारी अंक विधि कौन से संस्करण से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रिक्तिकारी अंक विधि का जो है प्रयोग किसमें किया जाता है, तो वो कहते हैं पंक्ति में ग्राह्यता बढ़ाने के लिए। किसमें, पंक्ति में ग्राह्यता बढ़ाने के लिए। ठीक है, पंक्ति में ग्राह्यता बढ़ाने के लिए। ठीक है, रिक्तिकारी अंक विधि का प्रयोग, पंक्ति में ग्राह्यता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिक्तिकारी अंक विधि का। देखो पंक्ति में ग्राह्यता, वहां पर एग्जाम में सीधे देखो आपको जो है परिभाषा वगैरह कुछ नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ पूछा जाएगा कि रिक्तिकारी अंक विधि का प्रयोग होता है पंक्ति में ग्राह्यता बढ़ाने के लिए, श्रृंखला में ग्राह्यता बढ़ाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अधिकांश क्या होता है, पंक्ति में ग्राह्यता और श्रृंखला में जो ग्राह्यता है वहां पर हमें कंफ्यूजन होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पंक्ति में ग्राह्यता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पंक्ति में ग्राह्यता बढ़ाने के लिए किसका है, जो रिक्तिकारी अंक विधि का। रिक्तिकारी अंक विधि का मतलब होता है कि कुछ जो है पक्ष के अंदर विभिन्न एकलों का स्थान वो रिक्त छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कि वहाँ पर जो भविष्य में अगर कोई नया विषय है तो वहाँ पर वो एडजस्ट हो सके, इसके लिए ये क्या होती है, रिक्तिकारी अंक विधि होती है। और रिक्तिकारी अंक विधि का हमेशा कहाँ पर, तब पंक्ति में ग्राह्यता का मतलब कि कोई अगर बाद में अगर कोई आने वाले समय कोई नया विषय है तो उसको उस पंक्ति के अंदर जोड़ा जा सके। ठीक है, तो रिक्तिकारी अंक विधि पंक्ति में ग्राह्यता। ठीक है, पंक्ति सब याद रखना आपको। फिर इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं, इसके बाद में देखते हैं 7th एडिशन के बारे में। ठीक है,
7th के बाद में नहीं थी, इसके बाद है 6 रीप्रिंट के बारे में, ठीक है। 6 जो रीप्रिंट है, रीप्रिंट एडिशन वो कब आया था, 1963 के अंदर आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट एडिशन है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 6 रीप्रिंट वाला है। रीजन ये है क्योंकि हमारे जो भारतीय पुस्तकालय हैं उनके अंदर केवल और केवल यूज होता है तो वो कौन सा होता है, 6 रीप्रिंट एडिशन, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो जो 6 रीप्रिंट एडिशन है वो जो उसका प्रकाशक है, प्रकाशक कौन है 6 रीप्रिंट एडिशन का है, वो सेरेल्स है, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। प्रकाशक ध्यान से पढ़ना है। तो फर्स्ट एडिशन का प्रकाशक, फर्स्ट एडिशन का तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, और जो 6 रीप्रिंट एडिशन है उसका प्रकाशक कौन है, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। इसके बाद इसका है जो है इसके अंदर मुख्य परिवर्तन, इसके अंदर मुख्य जो परिवर्तन है वो क्या क्या किए गए हैं। देखो ये समर्पित है, समर्पित जो 6 एडिशन है वो भी एडवर्ड बी रोज को, और 6 रीप्रिंट है ये भी एडवर्ड बी रोज को है, ठीक है। परिवर्तनों की बात करें तो परिवर्तनों के अंदर जो सबसे पहला परिवर्तन है वो रंगनाथन जी ने जो किया है वो किया है कि जो डॉट लगता है ना, डॉट किसके लिए आता है, स्थान पक्ष के लिए। डॉट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, स्थान पक्ष के लिए जो डॉट का प्रयोग किया जाता है, तो उसके स्थान पर इस 6 रीप्रिंट एडिशन में किसका प्रयोग किया गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान रखना है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसका कि स्थान सॉरी ये स्थान पक्ष नहीं है पर आएगा समय पक्ष, ठीक है। समय पक्ष के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कौन से एडिशन में किया गया, तो वो कौन से में किया गया, 6 रीप्रिंट के अंदर, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, स्थान नहीं पढ़ना है पर समय पढ़ना है, क्योंकि जो 4th एडिशन था उसके अंदर समय और स्थान दोनों के लिए डॉट का प्रयोग किया गया था, लेकिन जो 6 रीप्रिंट है उसमें समय पक्ष है उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है, वो किया गया है सिंगल इन्वर्टेड कोमा का, ठीक है। इसके बाद है जो इसमें जो स्थान एकल है, क्या है, स्थान एकल। जो स्थान एकल जिसको बोलते हैं हम स्पेस आइसोलेट, क्या बोलते हैं, स्पेस आइसोलेट, ठीक है। स्पेस आइसोलेट को है कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर 4 भागों में, मतलब 4 स्तरों में। एग्जाम में इसका सीधा क्वेश्चन तो यही आता है, स्थान पक्ष को जो है कितने स्तरों में बांटा गया था, वो बांटा गया है 4 स्तरों में। या ऐसे पूछे कितने भागों में बांटा गया था, तो वो भी कितने भागों में है, 4 भागों में। देखो पहला आता है राजनीति को, इसको S1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं S2, इसको बोलते हैं S3, इसको बोलते हैं S4। S1 के अंतर्गत क्या आता है, S1 के अंतर्गत आता है राजनीतिक विभाग, क्या आता है, राजनीतिक विभाग, ठीक है। राजनीतिक विभाग कौन से अंतर्गत आते हैं, S1 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर S2 के अंतर्गत आते हैं जनसंख्या अनुसार, ठीक है, जनसंख्या अनुसार विभाग आते हैं। तीसरा इसके अंतर्गत आते हैं दिशानुसार, कौन से आते हैं, दिशानुसार विभाग। फिर S4 के अंतर्गत आते हैं प्राकृतिक विभाग, कौन से विभाग आते हैं, प्राकृतिक विभाग, ठीक है। अब बात करें कि राजनीतिक विभाग क्या होता है, जनसंख्या अनुसार विभाग क्या होता है, दिशानुसार क्या होता है, प्राकृतिक। देखो राजनीतिक क्षेत्र का मतलब होता है जैसे वर्ल्ड के अंदर जो अनेक महाद्वीप हैं, देश हैं, अनेक राज्य हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, राजनीतिक विभाग के अंदर। जैसे मान लो महाद्वीप के तौर पर जैसे एशिया है, अफ्रीका है, कंट्रीज के अंतर्गत है, जैसे मान लो इंडिया है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, जो ये आते हैं वो राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान है, जयपुर, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब बात करते हैं जनसंख्या अनुसार। जनसंख्या अनुसार का मतलब है कि ऐसे स्थान जहां पर जनघनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, जनसंख्या अनुसार। जनघनत्व का मतलब जैसे इसके अंतर्गत है, जैसे नगर वगैरह नहीं होते, नगर सिटीज होती हैं जहां पर जनघनत्व सर्वाधिक होता है। जैसे जयपुर का नंबर बनाएंगे हम इसके अंतर्गत तो 44378 बनता है, यह बनता है जयपुर का। लेकिन अगर इसके आगे जब जेल लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जयपुर सिटी की बात कर रहा है जहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। तो इसके अंदर सीधा क्वेश्चन होता है कि जनसंख्या अनुसार विधि के जो है उसके अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, तो कहते हैं वर्णक्रम विधि का। किसका प्रयोग किया जाता है, वर्णक्रम। क्यों, रीजन ये है कि देखो हमने इसका जो सिटी है जनसंख्या घनत्व दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया है, जयपुर का फर्स्ट जो अक्षर होता है जे। जैसे मान लो जयपुर का जो है जे यूज करेंगे, जैसे मान लो
अगर इसके अलावा कोई बूंदी है तो बूंदी के लिए बी यूज करेंगे, कोटा है तो कोटा के लिए के यूज करेंगे, ठीक है। कि प्रत्येक शब्द का जो प्रथम अक्षर है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, जे। देखो इसमें 4 होता है, वो तो होता है एशिया का, इसके आगे जो 4 लगता है वो होता है भारत का, और ये 4 4 3 7 ये पूरा होता है राजस्थान का, और ये होता है जयपुर का। दिशानुसार विभाजन के अंतर्गत आता है, जैसे दिशाएं नहीं होती क्या, जैसे पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी भारत है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो दिशानुसार के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं प्राकृतिक विभाग की। तो जो प्राकृतिक विभाग है, प्राकृतिक विभागों के अंतर्गत आते हैं जैसे नदियां हैं या कोई महासागर हैं बड़े बड़े, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत। फिर इसके बाद इसके अंदर एक और नवीन परिवर्तन किया गया, वो किया गया, तो ये नवीन परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। जो वी मेन क्लास है, वी मेन क्लास किसको रिप्रेजेंट करती है, ये करती है हिस्टोरी को, ठीक है। हिस्टोरी को कौन सी मेन क्लास रिप्रेजेंट करती है, वी मेन क्लास करती है। और वी कोलन जो 19 है, इसके अंतर्गत एक नवीन होस्ट क्लास जो बनाई गई है, वो किसके अंतर्गत बनाई गई, वी कोलन 19 के अंतर्गत, ठीक है। होस्ट क्लास बनाई गई है, ये होस्ट क्लास किसकी है, ये है फॉरेन पॉलिसी की, किसकी है, फॉरेन पॉलिसी की, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो होस्ट क्लास बनाई गई है। और होस्ट क्लास का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होता है, नवीन ग्राह्य वर्ग। क्या होता है, नवीन ग्राह्य वर्ग, ठीक है, नवीन ग्राह्य वर्ग। वी गुणित को एग्जाम में आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा होस्ट क्लास की, आपसे ना तो परिभाषा पूछी जाएगी ना और कुछ, सीधा क्वेश्चन आएगा कि होस्ट क्लास का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम कौन से संस्करण में किया गया, तो वो कौन से 6 रीप्रिंट के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। 6 रीप्रिंट के अंतर्गत जो है V19 है, उसके अंतर्गत फॉरेन पॉलिसी के रूप में जो है होस्ट क्लास का प्रयोग किया गया था। और इसके बाद में जो अगला परिवर्तन है, वो अगला परिवर्तन देखते हैं कि जो अष्टक अंकन है, मतलब ऑक्टिव डिवाइस है, अष्टक अंकन की जगह खंड अंकन का प्रतिपादन किया गया। खंड विधि, मतलब अष्टक विधि की जगह कौन सी विधि का प्रयोग किया गया, खंड विधि का प्रयोग किया। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, अष्टक विधि की जगह खंड विधि का प्रयोग कौन से संस्करण में शुरू किया गया, तो वो कौन से में किया गया, 6 रीप्रिंट के अंदर, ठीक है। अगला जो इसमें परिवर्तन है वो डेल्टा जो ग्रीक अक्षर उसको तो रहने दिया गया, बाकी सभी जो डेल्टा को तो रहने दिया, बाकी ग्रीक अक्षरों को हटा दिया गया, ठीक है, ग्रीक अक्षरों को हटा दिया गया, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, देखो ये ग्रीक अक्षर वाला है जो ये देखो 3 एडिशन में हमारे आ चुका है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ग्रीक अक्षरों का प्रयोग है वो कौन से एडिशन में, तो वो हुआ था दूसरे एडिशन में, और किसका प्रयोग किया गया था, डेल्टा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन है कि ग्रीक अक्षरों का सर्वाधिक प्रयोग कौन सी संस्करण में होता, तो वो होता 4th एडिशन के अंदर, ठीक है। ग्रीक अक्षरों का सर्वाधिक प्रयोग 4th एडिशन के अंतर्गत, वहाँ पर अल्फा, वो बीटा है, गामा है, म्यू है, सिग्मा, ऐसे करके सभी प्रकार के ग्रीक अक्षरों का, बहुत सारे ग्रीक अक्षरों का प्रयोग किया गया था। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्रीक अक्षरों की अनदेखी कौन से संस्करण में की गई थी, तो ग्रीक अक्षरों की अनदेखी है वो 6 रीप्रिंट में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ध्यान लगा के सुन लेना। एग्जाम में ये तीनों प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं, वहां पर बस इसी प्रकार के प्रश्नों को घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। जैसे ग्रीक अक्षरों का प्रथम बार प्रयोग किया 2nd एडिशन में, ग्रीक अक्षरों का सर्वाधिक प्रयोग किया 4th एडिशन में, ग्रीक अक्षरों की अनदेखी कर दी गई 6 रीप्रिंट एडिशन में, है ना। तीनों प्रश्नों का ध्यान से देखना है। होस्ट क्लास का प्रतिपादन है वो भी किस में किया गया, 6 रीप्रिंट में किया गया। V19 के अंतर्गत फॉरेन पॉलिसी नामक नई होस्ट क्लास का सर्जन किया गया, नई होस्ट क्लास का समावेश किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है स्थान पक्ष को है 4 भागों में बांटा गया, राजनीतिक विभाग, जनसंख्या अनुसार, दिशानुसार और जो प्राकृतिक विभाग है, ठीक है। इसके अलावा जो समय पक्ष है, समय पक्ष के लिए डॉट जो है, समय पक्ष के लिए देखो 4th एडिशन के लिए में कौन सा चिन्ह यूज होता था, डॉट का चिन्ह यूज होता था। इसके लिए जो 6 रीप्रिंट है उसमें क्या कर दिया गया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद में जो है अब पढ़ते हैं 7th एडिशन के बारे में।
बात करते हैं सेवंथ एडिशन के बारे में। कौन से के बारे में? सेवंथ एडिशन के बारे में। देखो सेवंथ एडिशन आया था, कब आया था? 1983 में। सन देखो याद करनी है आपको, फर्स्ट से सेवंथ तक सभी की सन याद भी होगी। इसका जो प्रकाशक है, प्रकाशक कौन है? प्रकाशक है वो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। सीरियल से इसको बोलते हैं शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसका मुख्यालय तो कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर है। और स्थापना है जो 1961 के अंदर डॉक्टर रंगनाथन ने स्वयं ने की थी, और जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है वो पंजीकृत है, वो कब हुआ था? वो होता 1963 के अंदर, ठीक है। स्थापना 1961 में हुई थी, पर और सरकारी कागजों के अंदर इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 1963 के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके संपादक मंडल की, ठीक है। संपादक मंडल की बात करते हैं। इसके संपादक मंडल में जो है वो 3 लोग शामिल थे, ठीक है। संपादक मंडल के अंदर 3 लोग शामिल थे। एक तो था M.A. गोपीनाथ, M.A. गोपीनाथ था। एक था सीताराम, और एक था नील मेघन, ठीक है। नील मेघन, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए और अगर तीनों ही ऑप्शन में हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा? हमेशा देखो इनके अंदर मुख्य संपादक था M.A. गोपीनाथ। M.A. गोपीनाथ का पूरा नाम है मालूराजी गोपीनाथ। क्या है? मालूराजी गोपीनाथ। देखो पूरा नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, आप M.A. गोपीनाथ रखो। ये क्या है? इसके जो है 7th एडिशन के हैं वो क्या है? मुख्य संपादक है, ठीक है। मुख्य संपादक कौन है? M.A. गोपीनाथ जी हैं। और अगर वहां पर ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आए कि 7th एडिशन का संपादक कौन है, उसमें अगर आपको M.A. गोपीनाथ, सीताराम, नील मेघन और इसके अलावा एक और अगर और भी कोई ऑप्शन में मिले तो उसमें करना क्या? आपको M.A. गोपीनाथ करना है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इसमें हुए परिवर्तनों की, ठीक है। इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए? देखो परिवर्तन के तौर पर पहला परिवर्तन तो किया गया कि व्यक्तित्व पक्ष को यदि मेन क्लास मुख्य वर्ग के साथ जोड़ा जाएगा, व्यक्तित्व पक्ष को यदि मुख्य वर्ग के साथ जोड़ा जाएगा, किसके साथ? मुख्य वर्ग के साथ जोड़ा जाएगा, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? कोमा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जो कामा चिन्ह है, कामा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो कोई एग्जांपल से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी जैसे हम पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर बनाते हैं, किसका नंबर बनाते हैं? पब्लिक लाइब्रेरी का, ठीक है। देखो 6 रीप्रिंट के अनुसार अगर पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? इसका नंबर बनेगा 22, ठीक है, मतलब 22 नंबर बनेगा। लेकिन अगर हम बनाए 7th एडिशन है ना रीप्रिंट वाला, उसके लिए बनाए तो उसका नंबर बनेगा 2,2, ठीक है। मतलब देखो इसके अंदर 2 मेन क्लास है लाइब्रेरी साइंस की, और 2 क्या है? ये पी पक्ष है। इसका क्या है? पी पक्ष है। पी पक्ष का मतलब है व्यक्तित्व पक्ष है। तो लेकिन इस जो 7th एडिशन में क्या किया गया कि अगर कोई भी मेन क्लास हो उसके साथ अगर सीधा व्यक्तित्व पक्ष जुड़ता है तो भी कोमा का प्रयोग होगा। लेकिन इससे पहले 7th एडिशन से पहले जितने भी एडिशन है उनके अंदर अगर मेन क्लास के अंदर पी पक्ष जुड़ता है तो वो सीधा जुड़ जाता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो है आधार विषय की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। आधार विषय की जो है अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि आधार विषय की अवधारणा का प्रतिपादन है वो कौन से संस्करण में किया गया था, तो वो कौन से संस्करण में किया गया था? 7th एडिशन में। अब बात करते हैं आधार विषय क्या होता है। ऐसा मतलब कि जो विषय जिसके अंतर्गत नवीन एकल विचारों को समावेशित नहीं किया जा सके, ऐसा नवीन मतलब कि ऐसा विषय या ऐसा पक्ष जिसके अंतर्गत नवीन विचारों को सम्मिलित नहीं किया जा सके, वो कहलाता है आधार विषय। तो आधार विषय की अवधारणा है वो कौन से एडिशन में दी गई थी? 7th एडिशन के अंतर्गत दी गई थी। अब बात करते हैं इसके मतलब कि देखो वर्तमान में यूज कौन सा होता है? यूज होता है 6 रीप्रिंट एडिशन। कौन सा होता है? 6 रीप्रिंट। लेकिन नया एडिशन 7th एडिशन आ चुका है, इसका यूज क्यों नहीं होता? क्यों? कारण ये है देखो इसकी अनुसूची है, इसकी अनुसूची प्रकाशित हो चुकी है, और जो इसकी अनुक्रमणिका है, अनुक्रमणिका अभी प्रकाशित नहीं हुई है। इस कारण से जो है इसकी जो अनुक्रमणिका है ये प्रकाशित नहीं हुई है। इस कारण से आज भी भारतीय पुस्तकालय में 7th एडिशन का उपयोग नहीं होता है। क्यों?
अनुसूची प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन अनुक्रमणिका है वो प्रकाशित नहीं हुई है। इस कारण से जो है हमारे जो भारतीय पुस्तकालय है उसके अंतर्गत इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर फेज रिलेशन की। इसके अंदर जो है टूल फेज रिलेशन, कौन सा, टूल फेज रिलेशन नाम से एक नया दशा संबंध जोड़ा गया है। टूल फेज रिलेशन के नाम से एक नया दशा संबंध जोड़ा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फेज रिलेशन का जो है विस्तार से व्याख्या कब की गई थी, तो वो की गई थी 5th एडिशन के अंतर्गत। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वर्तमान में 7th एडिशन के अंतर्गत कितने फेज रिलेशन है, तो वो है कितने हैं, 6 फेज रिलेशन है। जबकि जो 6th रीप्रिंट एडिशन है वहां तक भी 5 ही फेज रिलेशन है, जनरल, बायस, कंपेरिजन, डिफरेंस और इन्फ्लुएंसिंग। लेकिन जो छठा जो ये जो 6 जो छठवा जो फेज रिलेशन है, जो छठवा जो फेज रिलेशन है वो कौन सा, टूल फेज रिलेशन। ठीक है, ध्यान रखना है। 7वें एडिशन में फेज रिलेशन 6 है, बाकी अन्य एडिशनों में फेज रिलेशन की संख्या कितनी है, 5 है। 5 कब से हुई है, तो 5th एडिशन से ही 5 फेज रिलेशन का प्रयोग शुरू हुआ है, और 5th में भी 5 है, 6th में 5 और 6 रीप्रिंट में भी 5 है। ठीक है, इसके अलावा है इस जो कॉलम क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन है उसके अंदर जो है अलग अलग जो चिन्ह हैं उनका प्रयोग किया गया है। चिन्हों के तौर पर देखें तो पहला तो है एम्परसेंड, इसको बोलते हैं एम्परसेंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्परसेंड बोलते हैं। ठीक है, एम्परसेंड, ठीक है, एम्परसेंड बोलते हैं इसको। इसके अलावा है वो किया गया एस्ट्रिक का। ठीक है, ये बोलता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा किया गया डबल इन्वर्टेड कोमा का। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा का। इसके अलावा किया गया बराबर मतलब इक्वल का चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार से इस कॉलम क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन है उसके अंतर्गत 4 इन नए चिन्हों का प्रयोग किया गया है। देखो एम्परसेंड का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है फेज रिलेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, फेज रिलेशन। एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि कॉलम क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में जो फेज रिलेशन को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है एम्पर। देखो आपको ऐसा चिन्ह नहीं दे सकता, वो सीधा सीधा ये बोल सकता है कि कॉलम क्लासिफिकेशन 7th एडिशन फेज रिलेशन की कौन सा चिन्ह, तो एम्परसेंड, वहां पर शब्द देगा आपको एम्परसेंड। ठीक है, और इससे पहले जो फेज रिलेशन के लिए कौन सा चिन्ह यूज होता था, वो होता था शून्य, जीरो का प्रयोग। देखो जीरो का प्रयोग पहले 1st एडिशन से शुरू था और 6 रीप्रिंट तक जीरो का प्रयोग है। 7th एडिशन के में इसके लिए नया चिन्ह लाया गया, कौन सा, ये लाया गया एम्परसेंड वाला। यह है पंक्ति में अंतर्वेशन को सूचित करने के लिए, पंक्ति में अंतर्वेशन को सूचित करने के लिए, पंक्ति में अंतर्वेशन को सूचित करने के लिए जो है पंक्ति में अंतर्वेशन को सूचित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एम्परसेंड का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा की। तो डबल इन्वर्टेड कोमा है उसका प्रयोग किया जाता है। एंटीरोजी कॉमन आइसोलेट होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग। देखो पहले जो एडिशन थे, देखो एंटीरोजी कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किया गया था, वो कौन से एडिशन में, 4th एडिशन से जो है कॉमन आइसोलेट को 2 भागों में बांटा गया था, एंटीरोजी कॉमन आइसोलेट और पोस्टीरियोजी कॉमन आइसोलेट। ठीक है, तो एंटीरोजी जो कॉमन आइसोलेट है उसके लिए जो डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग है वो कौन से एडिशन में आएगा, 7th एडिशन में। इससे पहले जो है हमेशा डबल इन्वर्टेड का चिन्ह लगा। जैसे मान लो बात करें कि इंग्लिश डिक्शनरी है, कौन सा है, इंग्लिश डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी है, उसके लिए देखो नंबर क्या बनता है, उसके लिए नंबर बनने को इंग्लिश लैंग्वेज, देखो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी किसके अंतर्गत, इसके अंदर ओ लिटरेचर में लेना पड़ेगा हमें, ओ इंग्लिश के लिए नंबर बनता है 111। ठीक है, अगर हम 6 रीप्रिंट के अनुसार देखेंगे तो उसके अंदर सीधा हम डब्ल्यू जोड़ देंगे। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू आता है ये। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू है ये, स्मॉल डब्ल्यू ध्यान रखना है। तो ये तो बनेगा इंग्लिश डिक्शनरी का। लेकिन यदि इस जो 7th एडिशन के अनुसार अगर इसका नंबर देखें तो वो बनेगा ओ, ठीक है, ओ 111। ठीक है, ओ 111, फिर डबल कोलन, डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोलन है, डबल इन्वर्टेड कोमा और फिर ये डब्ल्यू। ठीक है, ये बन जाएगा किसका, इंग्लिश डिक्शनरी का। यहाँ पर के होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, डब्ल्यू होता है वो बायोग्राफी के लिए होता है, और जो के होता है वो होता है डिक्शनरी के लिए। यहाँ पर के आएगा। ठीक है, के कर लेना, ओ 111 के, ये तो बन जाएगा इंग्लिश डिक्शनरी का।
और ये तो है 6 रीप्रिंट के अनुसार, 6 जो रीप्रिंट एडिशन है उसके अनुसार तो यह है इंग्लिश डिक्शनरी का, और 7th जो रीप्रिंट 7th एडिशन है उसके अनुसार इंग्लिश डिक्शनरी का नंबर ये बनेगा। डिक्शनरी के लिए जो कॉमन आइसोलेट्स है उनको जो है के लेना पड़ेगा, डब्ल्यू होता है वो बायोग्राफी के लिए होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर के कर लेना आपको। इसके बाद बात करते हैं हम इसके इक्वल की, देखो ठीक है, किसकी बात करते हैं, इक्वल की बात करते हैं। देखो जो इक्वल का प्रयोग है वो किया जाता है इसके अंतर्गत स्पेस आइसोलेट के अंतर्गत, किसके अंतर्गत किया जाता है, स्पेस आइसोलेट के अंदर पर्यावरणीय खंडों को दर्शाने के लिए, पर्यावरणीय खंडों को दर्शाने के लिए। अब पर्यावरणीय खंडों देखो आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो इसको, कि जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर जैसे कि रिवर इन इंडिया, जैसे मान लो आपने एग्जांपल लिया रिवर्स इन इंडिया। अब देखो दोनों ही क्या है उसी स्पेस आइसोलेट, क्योंकि इंडिया है वो राजनीतिक क्षेत्र से आएगा और रिवर जो नदियां हैं वो किससे आएगा, वो आएगा आपके प्राकृतिक विभाग से, और जबकि ये दोनों किसके जो है एकल है वो है स्पेस आइसोलेट के। तो इसके लिए इनको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, बराबर का चिन्ह यूज। देखो इंडिया के लिए कॉलम क्लासिफिकेशन में नंबर बनता है 44, देखो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि इंडिया के लिए कॉलम में नंबर कितना है, 44 है, राजस्थान के लिए है वो 4437 है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखो 44 है, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और जेड और जेड एफ 7 है वो रिवर का नंबर है, ये इंडिया का नंबर है, इसको बराबर के चिन्ह से जोड़ा तो ये क्या बन गया, रिवर इन इंडिया का नंबर बन गया। जैसे मान लो और एग्जांपल लो आप, और एग्जांपल लो ये ले लो जैसे राइस बेल्ट इन इंडिया, ठीक है, राइस बेल्ट इन इंडिया। अब राइस बेल्ट इन, राइस का मतलब होता है चावल की जो फसल है, मतलब चावल का जो जितने क्षेत्रफल के अंदर जितनी दूरी में फसल होती है कि इंडिया में, उसकी बात है। देखो इंडिया भी किसके अंतर्गत आएगा, स्पेस आइसोलेट में, राइस बेल्ट है वो भी स्पेस आइसोलेट में आएगा, दोनों स्पेस आइसोलेट संबंधित है तो इसको जोड़ा जाएगा किससे, इक्वल के चिन्ह से, ठीक है। इंडिया का नंबर बनेगा 44। राइस जो है, राइस का नंबर कहाँ से लाएंगे, देखो राइस जो है जे एग्रीकल्चर मेन क्लास के अंतर्गत आता है, इसको बराबर के चिन्ह से जोड़ा जाएगा पहली बार। फिर जे में एग्रीकल्चर मेन क्लास में जाएंगे, फिर उसके मतलब पी पक्ष के अंदर 381 नंबर बनता है, ठीक है। इसके यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो पी पक्ष जोड़ रहे हैं ना, पी पक्ष को जोड़ने के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, देखो कोमा लगाया जाता है 7th एडिशन के अंदर, पी पक्ष को जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है, कोमा लगाया जाता है। इस कारण से जे एग्रीकल्चर के पी पक्ष को जोड़ने के लिए हमने कोमा लगाया है। 44 है वो किसका है, इंडिया का है, इक्वल है इसको कि स्पेस आइसोलेट के अंदर विषय विधि को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो 7th एडिशन है उसके बारे में दोबारा से देख लेते हैं। प्रकाशक शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, और जो सेरेल्स है उसकी स्थापना कब की गई थी, सेरेल्स की स्थापना की गई थी बेंगलुरु के अंदर 1961 के अंदर की गई थी। 1963 में है वो गवर्नमेंट के अंदर जो है रजिस्टर्ड हुआ था। संपादक मंडल में गोपीनाथ है, सीताराम नीलवेंगन है, एम ए गोपीनाथ मुख्य संपादक हैं। इसमें जो है आधार विषय की जो है अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, किसका, आधार विषय की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। और जो है इसके अंतर्गत जो अभी तक इसकी अनुसूची प्रकाशित हो चुकी है, अनुकरणिका प्रकाशित नहीं हुई है, इस कारण इसका प्रयोग भारतीय पुस्तकालय में नहीं किया जाता है। व्यक्तित्व पक्ष को जोड़ने के लिए किसी भी मेन क्लास के साथ अगर व्यक्तित्व पक्ष को जोड़ा जाएगा तो उससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, कोमा का प्रयोग किया जाएगा। और फेज रिलेशन की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 6 कर दी गई है। नया फेज रिलेशन कौन सा जोड़ा गया है, टूल फेज रिलेशन जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है 4 जो ये चिन्ह है इनका प्रयोग किया गया है, जैसे एक तो एम्परसेंड है, स्ट्रिक है, डबल इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है, और इक्वल है, ठीक है। एम्परसेंड का प्रयोग होता है फेज रिलेशन के लिए, स्ट्रिक का प्रयोग होता है कि पक्ष के अंदर अंतर्वेशन को सूचित करने के लिए, डबल इन्वर्टेड कोमा का है वो किया जाता है एंटीरियर जिंकोमन आइसोलेट के लिए। और इसके अलावा जो ये चिन्ह है बराबर वाला उसका प्रयोग किया जाता है स्पेस आइसोलेट के अंदर, किसके अंदर किया जाता है, स्पेस आइसोलेट के अंदर किया जाता है विषय विधि को दर्शाने के लिए। वैसे देखो देखा जाए तो विषय विधि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है, वो होता है वर्ताकार कोष्ठक का। वर्ताकार कोष्ठक बोलो या गणित की भाषा में बोलो तो छोटा कोष्ठक का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम गणित मतलब कि कॉलम क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट मुख्य प्रश्न क्या है।
अब देखते हैं हम कोलन क्लासिफिकेशन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं कि अधिकांश कुछ क्या है कि इससे हटकर प्रश्न आते हैं तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो पहला तो है विशिष्ट सूची। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है विशिष्ट सूची का जो है प्रतिपादन है, मतलब विशिष्ट सूची कौन सा वर्गीकरण पद्धति प्रदान करती है, तो वो करती है कौन सी, कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, याद रखना है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पुटअप होगा कि विशिष्ट सूची का जो है प्रतिपादन है कौन से वर्गीकरण पद्धति में किया गया, तो वो किया गया कोलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो हाइपन है, क्या है, हाइपन है। हाइपन का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, अध्यारोपण विधि के लिए। किसके लिए किया जाता है, अध्यारोपण विधि के लिए किया जाता है, अध्यारोपण विधि। अध्यारोपण विधि की जगह इंग्लिश में आजकल इंग्लिश के वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, तो इंग्लिश नाम है इसका सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। ठीक है, इंग्लिश नाम है, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। कई बार सीधे सीधे इंग्लिश नाम ही देकर पूछा जाता है कि सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो ये अध्यारोपण है ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये करती है सिस्टम सब्जेक्ट का। किसका करती है, सिस्टम सब्जेक्ट का। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कोलन क्लासिफिकेशन के। विशिष्ट सूची किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो वो क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन के द्वारा। हाइपन का प्रयोग है वो अध्यारोपण विधि के लिए किया जाता है, और अध्यारोपण विधि किसका प्रतिनिधित्व करती है, वो करती है सिस्टम सब्जेक्ट का। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अपूपा पैटर्न के बारे में बता दें, इंपॉर्टेंट है। अपूपा पैटर्न है वो 5th एडिशन के अंतर्गत आएगा, और जो पंक्ति के अंदर जो ग्राह्यता का गुण उत्पन्न करती है रिक्तिकारी अंक विधि, वो कौन से एडिशन के अंतर्गत आती है, 6th एडिशन के लिए। तो ठीक, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।